नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं दुष्यंत आप लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ हूँ सास्वती प्लेटफॉर्म पर। अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पर 2026 गेट के लिए टारगेट कैसे करना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे उसके लिए आपको अपना एक साल जो है वो तैयार करना चाहिए, उन सब चीज़ों का डिस्कशन मैं आपके साथ में अब करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करूँगा और आपको ये भी मैं बताऊँगा कि किस तरह से अपना ये पूरा एक साल आपको डेडिकेट करना चाहिए पढ़ाई को, जिसके साथ में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम में। क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसका एक सर्टन लेवल है, उसके लिए सर्टन मेथड्स हैं जिसके चलते वो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, बट वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा काम यही है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से सारी बातें समझाऊं और आपको एक बार बताऊं ज़रूर कि आपको क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और गेट 2026 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। इसमें सबसे पहले ये चीज़ जरूर हम हाईलाइट कर देते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से हैं। इसमें से एक बेसिक पार्ट है जो कि हमें गेट के लिए ध्यान रखना चाहिए और वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हालांकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में इस तरह का पोर्शन होता है जिसके चलते हमें कम से कम वहाँ पे मार्क्स मिलने की श्योरिटी आ जाती है। ये वो पोर्शन होता है। इसके बाद में आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स। ये एक सेकंड सेगमेंट है जो गेट के सिलेबस में दिया जाता है इसको। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा सेगमेंट है। एक सेगमेंट होता है जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स का जिक्र किया जाता है पूरा। इसके बाद एक सेगमेंट है वाटर रिलेटेड, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। इसके बाद इसी का एक और एक्सटेंडेड पोर्शन है जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है। फिर जियोमेटिक जो इंजीनियरिंग है इसका ही एक पोर्शन है या एप्लीकेशन कह सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको मिलता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो डिवाइड होते हैं। तो अब इन सब्जेक्ट्स में पहले कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अपने बेसिक हैं, मैं उनको आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेसिक चीज़ें जो है वो आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सीखना है, या सबसे पहले जिसके ऊपर आपको कमांड करना चाहिए वो एक तो ये है, फर्स्ट नंबर पे इसे रखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इसको अभी तैयार कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, मार्क्स आने की श्योरिटी हो जाती है। और उसके बाद में अब इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको तैयार करने चलते हैं। तो इसमें इसके 3 बेसिक जोन बनते हैं। इनफैक्ट आपने इनको देख भी लिया होगा तो आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि एक जोन ये हो गया, एक जोन ये है, ये दोनों एक ही है, और ये तीनों लगभग एक तरह से जाता है। मतलब मैं सिविल इंजीनियरिंग को अगर ब्रॉडर व्यू से देखता हूं तो सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी पढ़ाई होती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है डेफिनेशन पार्ट और दूसरा होता है एप्लीकेशन पार्ट। तो डेफिनेशन पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग इज बेसिकली कवर्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज द सोम, दैट इज सॉलिड मैकेनिक्स, एंड द सेकेंड वन इज fluid mechanics, and the third one is geomatics engineering. So these are the 3 basic parts जिसमें all the definitions are covered of the civil engineering. ठीक है, इसके बाद में rest of the subjects are application part. हाँ, no doubt इसमें solid mechanics जो है वो यहाँ पर सॉलिड मैकेनिक्स के साथ में एक और सब्जेक्ट आ जाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, बट दैट इज एन एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर सॉलिड मैकेनिक्स। वो इन दोनों का ही क्लब होके एक ही सब्जेक्ट है वो, लेकिन उसको 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है। तो उससे थोड़ा सा हमें मिल जाता है कि 2 सब्जेक्ट्स हमने पढ़ ली, जबकि वो है एक ही पार्ट। अब इसके बाद में जो रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट प्योरली एप्लीकेशन। नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 टर्म्स, व्हाट इज द बेसिक एंड एप्लीकेशन। तो लेट्स से जैसे सबसे ज्यादा जो फेमस है एग्जांपल, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और उसके बाद में उन्होंने ग्रेविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हालांकि ग्रेविटी पहले भी थी, उस समय भी थी और बाद में भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही बताया, बट उन्होंने उसको समझाया था। तो
जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फ्रीली लेफ्ट इन द मार्केट, लेफ्ट इन द एयर, देन इट विल गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बेसिक पार्ट. एंड अब उसके बाद में हम लोग पेन फेंके, मोबाइल हो या आईपैड हो या खाना हो या किसी भी सामान को, कुछ भी अगर हम लोग इस तरह से थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन अर्थ पर, सभी जगह पर, क्योंकि उनमें सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अटैक कर रहा होगा. तो ये कहलाती है एप्लीकेशन पार्ट. जैसे खाने में कोई भी चीज अगर नीचे गिर रही है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा का सारा एप्लीकेशन पार्ट है. तो एप्लीकेशन पार्ट कैसे हुआ, मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूं कि जो ये जियोमेट्रिक्स है इसका एप्लीकेशन यहां मिलता है हमको. ठीक है, तो हमारी कहानी कहां चली कि सबसे पहले हमें करना चाहिए बेसिक पार्ट. तो बेसिक पार्ट हुआ यहां पर, ये हो गया सेकंड. मैं इनके कलर चेंज करता हूं. ये हो गया सेकंड, इसको करो थर्ड. रेस्ट है सारे अपने एप्लीकेशन पार्ट. ठीक है, अब ये एप्लीकेशन पार्ट में अगर हम आ रहे हैं, ठीक है, तो हाँ, अब इसमें देखो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग जहां पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हो, जहां चीजें समझने में भी आए. अच्छा, एक पार्ट में मिस कर गया, सॉरी, वो ये वाला यहां पे फोर्थ. ठीक है, तो फर्स्ट वहां से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सेकंड और फोर्थ दोनों का जब कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द गेट जो हमें मिलता है फॉर सिविल इंजीनियर्स, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब आप ये सोचो कि इसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं. रूल करता है पूरे पेपर में सिंगल सब्जेक्ट जो है. इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्थ सीक्वेंस में आने के बाद में फिफ्थ यहां से पढ़ना चाहिए. इसके बाद में एक ये वाला जोन भी है हमारे लिए. ठीक है, तो यहां से इसको सिक्स्थ जोन कह सकते हो. इसके बाद यहां से जो पानी का ही एक्सटेंशन वाला एक्सटेंडेड पोर्शन जो हमें मिलता है, दैट इज सेवेंथ. और फिर इसके बाद में यहां पर जो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, कंक्रीट और स्टील, इनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है गेट में. ठीक है, तो आप इनके अकॉर्डिंग यहां पर इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट्स को कवर अप कर सकते हैं. जैसे ये 8 जोन में दोनों ही कवर कर लो और 9 जोन में इनको यहां पे कवर कर लीजिए. ठीक है, तो लगभग हमारे सब्जेक्ट्स इस सीक्वेंस में कवर हो सकते हैं. उससे हमें होगा क्या कि सब्जेक्ट्स को अगर हमने इस तरीके से तैयार किया है तो हमें हर चीज बड़ा सिस्टमेटिक लगेगा. ऐसा नहीं लगेगा कि रैंडमली कुछ भी चल रहा है. तो हमें वो सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए. ये सबसे बड़ी बात होती है सब्जेक्ट को समझने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो गेट में सब्जेक्ट्स का रोल क्या है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, आई होप समझ में आया होगा. अब इसके बाद में एक और है कि गेट से जो भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मतलब गेट आप अपीयर होते हो और उसके बाद में जो रिजल्ट हमें मिलता है, तो उसमें दो चीजें रास्ते खुलते हैं सीधे सीधे. एक होता है पीएसयूज का और दूसरा होता है एमटेक के लिए. अगर स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ एनी स्टूडेंट वांट टू गो फॉर आईआईटीज और एनआईटीज, देन एमटेक करने के लिए ये गेट उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहां पे देता है. तो ये एमटेक के लिए अच्छा हो गया. उसके बाद में जॉब में भी एक प्लस पॉइंट है जो कि हमें मिलता है. पीएसयूज का अभी काफी सालों से जो सिलेक्शन होता है या उसमें जॉब के जो दिया जाता है ओपनिंग, वो अब पीएसयूज की गेट के थ्रू होती है, मेजरली पीएसयूज की. तो उसके चलते क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है आप लोगों को, एक स्टूडेंट्स को एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है कि नहीं चलो जॉब भी यहाँ पे मिल जाएगा. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि लगभग अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से लेके 100 तक की रैंक अगर आपके बीच में 100 नहीं तो आप इसमें 150 तक ले सकते हो. इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 100 से लेके 1 टू लेके 150 के बीच में होते हैं तो आपके पीएसयू मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. इसके बाद में आपको एमटेक मिलता है तो यहां पे आईआईटीज मिल जाते हैं सबसे पहले. ठीक है, और फिर उसके बाद में एनआईटीज. ये है अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा सा कि मुझे रिसर्च में जाना है तो उन सब चीजों के लिए एमटेक बहुत अच्छा है. बट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी स्टूडेंट्स जिनके साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है पिछले 12 साल के अंदर जो पढ़ाता हूं,
पढ़ा रहा हूँ उसमें तो मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि नहीं सर हम लोग तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म आ चुका है, या फिर क्लास में पढ़ लेते हैं ऑफलाइन में तो उसके बाद में उनके नोट्स उनके पास में मिल जाते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली वो आगे तक कैरी करते हैं। तो उस कंडीशन में एमटेक भी करते हुए रहते हैं और फिर साथ में अपना तैयारी भी करते हुए रहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है जो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें गेट के थ्रू मिलती हैं, या गेट में हमें जाने का या सोचते हैं तो हमें कम से कम ये बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब ये आता है कि जो गेट है वो क्लियर करें कैसे, राइट। अब बात तो वही रहेगी कि अगर जॉब भी मिल रहा है और एमटेक का भी ऑप्शन है, मतलब बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि नहीं आई शुड स्टडी इन आईआईटीज और एनआईटीज जहां पर मेरे को अच्छा लगता है माहौल या पढ़ने के लिए, तो ऑफ कोर्स उन सब जगह पे जाना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब्स वो भी एक बहुत अच्छा है, वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं पीएसयूज के अंदर, हम भी रहे हैं एक पीएसयू के अंदर। आई वाज इन मैकॉन लिमिटेड एंड दैट इज a part of the SAIL, Steel Authority of India Limited, कह सकते हैं पार्ट, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफिशियली। बट हाँ, उनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं दोज स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड एंड मेंटेन्ड बाय मैकॉन लिमिटेड। तो मैकॉन लिमिटेड में उसका पार्ट था, वहां पे थे, तो आई वाज इन पीएसयू ऑल्सो, तो मुझे उसके चलते थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है कि हाँ पीएसयूज का भी वर्क कल्चर एक है जिसको बोला जाता है वाइट कॉलर जॉब, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर हम लोग सोचें कि इसका एग्जाम क्लियर कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि समराइज्ड होती हैं, तो मैं आप सभी को वो सारी चीजों को कुछ फॉर्मेट में यहाँ पे देता हूं ताकि कन्फाइन करके आपको मिल सके। और फिर उसके बाद में पहले मैं उनके डिटेल में एक एक पॉइंट्स आपको बता देता हूं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि हाउ टू अचीव या हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले एक ये पॉइंट है कि कंसेप्ट्स इन डिटेल्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टू क्रैक एनी एग्जाम। It is not the case for the GATE only, but it is actually applied for all the exams. कि if you want to score good marks in any exam, then you should good in concepts, and concepts should be studied और prepared in details only. ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास में क्राइटेरिया है, इसमें concepts को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। That is the criteria that you should remember, या जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद में आंसर राइटिंग शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स इस बात के लिए सोच सकते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो दे चुके हैं पेपर, कि सर जब हम गेट का जिक्र करते हैं तो गेट में तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहां पर कहाँ हमें प्रॉपर राइटिंग प्रॉपर मैनर में लिखने की जरूरत है। तो उसके पीछे का रीजन है कि जब भी कभी गेट में देखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट, वन पार्ट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड द सेकंड पार्ट इज कवर्ड, जिसमें कि हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से होता है। एंड फॉर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस देयर इज अ रेंज फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि उसमें एक रेंज दिया जाता है। लेट्स से किसी क्वेश्चन का आंसर जैसे 58.67 है सपोज, ये आपको मिलता है, तो उसके चलते जो रेंज दिया जाएगा दैट शुड बी 58.20 टू 58.90। सो दैट इज द रेंज, वो दिया जाता है उसमें। अब अगर ये रेंज दिया जाता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे, तो आंसर विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन अ वन सिंगल स्टेप, देयर विल बी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और वो सीक्वेंस के चलते मिलेगा। दैट मीन्स इफ यू जनरेट एनी एरर और राइटिंग में अगर कुछ मिस्टेक कर दिया, तो जो कहते हैं ना सर्वे का बेसिक डेफिनेशन है कि अगर एरर हमने स्टार्टिंग में कर दिया तो आगे चल के क्यूमुलेटिव वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दिक्कत वही है कि जो अगर मैंने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली लिखना नहीं सीखा या उसके आंसर को लिखना नहीं सीखा तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और इसमें खास तौर से ये क्वेश्चन मार्क्स भी इनका ज्यादा होता है, इसमें दो ही होता है, या तो पूरा मार्क्स मिलेगा या जीरो मिलेगा, और मार्क्स भी 2 मिलता है, ये भी अच्छा है इसका। ठीक है, 10 के आसपास ये क्वेश्चंस आते हैं तो सीधे जंप करवा देते हैं स्टूडेंट्स को। अब इसमें एक खास बात है वो ये कि ये कैसे टैकल होता है या इसमें एक प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि देखो जो भी स्टूडेंट गेट के लिए जाता है कहीं ना कहीं समहाउ वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है ईएससी के लिए, बिकॉज आफ्टर गेट द नेक्स्ट स्टेज इज द ईएससी। ठीक है, तो वो ईएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं पे ये वाला पेपर वो देता है। बट अब ईएससी के लिए अगर प्रिपेयर करेगा तो ईएससी में रूल क्या कहता है कि इफ द आंसर इज 58.67,
तो वो आंसर ये आएगा वहां पे। प्रॉब्लम समझ में आया? इन केस ऑफ ईएससी, ईएससी जो फॉलो करता है वो एसआई सिस्टम रूल है जिसको फॉलो करता है, ठीक है। और एसआई सिस्टम रूल में जो भी वैल्यू मिलेगी, सपोज मैं डिस्चार्ज के कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूं मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, क्योंकि कोई भी वैल्यू को हम लोग बिना उसके नहीं लिखना चाहिए, तो इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट, the answer should be written up to 2 decimal, and in case of the ESC that should be written up to 3 decimal point, and the third decimal should be in a round figure format. So that is the requirement for the GATE and ESC. अब यहां बच्चा याद रखने में, स्टूडेंट याद रखने में थोड़ा सा मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं है और बार बार इस बात को नहीं ध्यान रखा है, तो ये चीजों को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कहते हैं ना, बच्चे को क्वेश्चन आता हुआ भी वो गलत कर देता है, ये छोटी सी मिस्टेक से। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके लिए मैं ऑफलाइन में बार बार पुश करता रहता हूं, पिंच करता रहता हूं, उनको डांटता भी हूं इस बात के लिए कि तुम फिर भूल गए, क्योंकि ये होता है ना कि यार ऐसे कैसे भूल सकता है इस बात को, कि भाई अगर क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करना है और मैं अगर किसी क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं कि दिस क्वेश्चन यू शुड राइट लाइक यू आर राइटिंग और यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन अ गेट, तो वो गेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो उसमें सीधा पॉइंट यही होता है, कंसेप्ट थोड़ी ना कोई तोड़ेगा, उसका आंसर थोड़ी ना टूटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है कि वो डेसिमल पे लिखने के बाद। तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस है जो कि करनी होती है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, बट जो कहते हैं ना एक एक मार्क्स के लिए, दो दो मार्क्स के लिए जो लड़ता है, उसे पता है कि ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये कितना प्रिसाइज रिक्वायरमेंट है, कितना प्रिसाइज रिक्वायरमेंट है, बिना इसके हम लोग नहीं कर सकते। और सेम लॉजिक ईएससी के लिए है। और ये मैं बात को इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में इन सब मिस्टेक्स से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें मेरा बहुत एफर्ट्स आते हैं रात दिन। मेरे और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपको मिलेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है मेरा इन सब चीजों पे, क्योंकि कंसेप्ट बच्चे को तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चंस को लिखना वो सीख जाएगा, बट ये चीजों को ध्यान रखना बड़ी बात है। तो एक पॉइंट ये है जो मैं आपको जरूर हाईलाइट करूंगा यहां पे। इसके बाद में एक होता है कि चलो आपने पूरा साल डेडिकेटली भाई 10-11 महीने का पढ़ने हैं, तो आपने पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद में क्या, पढ़ने के बाद में आपको वो सब्जेक्ट याद भी तो होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मूवी देखने गए, ठीक है, और कोई भी मूवी सपोज हम लोग देखने गए, अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी पुष्पा 2, अच्छी मूवी है, ठीक है, मुझे अच्छी लगी। बाकी सबका अपना अपना व्यू हो सकता है इसमें। मेरे को पसंद आई वो मूवी, उसमें मुद्दा भी बहुत अच्छा रेज किया था उन्होंने, ठीक है, जो गर्ल्स को प्रोटेक्शन के लिए, तो वो अच्छा लगा। तो मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, अब वो पूरी मूवी मैंने देखी। मुझे उस दिन वो जब मूवी में देख के आया था 2-3 घंटे 3 घंटे के बाद में, तो मुझे उस मूवी के मतलब सीन्स याद थे, डायलॉग भी थोड़े थोड़े मेरे दिमाग में थे, ऐसा नहीं कहूंगा पूरे याद थे। बट अगर आज मेरे से पूछेंगे तो शायद मुझे थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, और मेरे से अगर वो अगले साल पूछेंगे, नहीं है, मुझे पूरे सीन जो मेरे को फर्स्ट डे याद था वो 1 साल के बाद में याद नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है जो हमें एग्जाम के दिन में भी दिक्कत करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप और हम कोई रोबोट्स हैं या मशीन्स हैं, हम लोग हैं तो इंसान ही। और एक दिन में, दिन भर में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो उसके चलते वो सारी चीजें, पुरानी चीजें दबती हुई चली जाती हैं या ब्लर होती हुई चली जाती है। इसी के लिए अगर हमारा पढ़ा हुआ नॉलेज भी अगर होता है, तो चाहे हमने कितना ही डिटेल में पढ़ा हो, कितना ही समझा हो, एक टाइम के बाद में वो ब्लर होता ही है। तो इसके लिए हमको वहां पर कंसेप्ट्स का रिवीजन फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। उसके लिए ऑफ कोर्स टेस्ट हैं, वो अपीयर होने चाहिए, रिवीजन कोर्सेज होते हैं, बार बार रिवाइज करना होता है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे लोरी टाइप से सुन रहे होते हैं, वैसा आपको वो सारी चीजें फील करना चाहिए। दैट इज द ओनली ट्रिक टू रिकॉल और मेमोराइज ऑल द कंसेप्ट्स विच यू हैव स्टडीड इन डिटेल एंड प्रैक्टिस्ड अलॉट। तो उसके बाद में जो तैयार हुए उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद
आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ेगी? तो इसका रीजन है, बोलोगे सर क्वेश्चन तो मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। पॉइंट ये होता है कि जिस तरह का क्वेश्चन या जो कहानी हम कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं और जो वहां पर बनता है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा होगा वही, फॉर्मूला भी वही लगने वाला है और काम भी वही आने वाला है। मैं आपको सीधा सिंपल समझाता हूं, बहुत नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अगर मैं आपसे कहता हूं सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जनरली अगर किसी ने भी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी होती है तो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है उसका, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई यहां पर ये जमीन है और यहां से मिट्टी खोद के हमें यहां कहीं पे ऐसा एक एमेंगमेंट टाइप का बनाना है, ठीक है? तो मिट्टी तो यहां से गई, अब मिट्टी यहां से गई तो उस मिट्टी के अंदर खुद दो तीन चीजें थी। या तो जो सॉइल सैंपल हमने ऑब्टेन किया था उस सॉइल सैंपल में कुछ तो वाटर रह गया होगा और कुछ यहां पे सॉलिड रह गया होगा, ठीक है, जिसको सॉइल सॉलिड कहते हैं। अब और लास्ट में जो बचा है वो हो गया एयर, और ये यहां पे गया है। तो एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब अगर यही मिट्टी उठ के यहां पर गई है तो एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड तीनों में से क्या चीज है जो कि वेरिएबल हो सकती है? तो वेरिएबल एयर हो सकती है, भाई पहले पार्टिकल हो सकता है नजदीक हो, अब थोड़े दूर कर दिया हो, या पहले दूर थे अब उनको नजदीक कर दिया हो, कॉम्पैक्शन करते हैं तो ऑफकोर्स वो नजदीक ही आते हैं। दूसरा हो सकता है वाटर लेवल कम या ज्यादा कर दिया हो, कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट है। तीसरा है सॉइल सॉलिड, तो ये वेरिएबल हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट क्या रहता है? सॉइल सॉलिड। तो सॉइल सॉलिड का वेट और वॉल्यूम, तो चाहे उसको वेट ऑफ सॉलिड बोलो या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलो, दैट विल बी कांस्टेंट इन बोरोपिट एंड एमेंगमेंट। तो ये एक सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है जो बन के आया। अब हमने जो पढ़े वो वेट ऑफ सॉलिड क्या हो गया? 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, ये हो गया VT डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब फॉर्मूला पता है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस में आई फिर हमको? दिक्कत इस बात पे आती है कि जो भी चीज ऑब्टेन किया जाता है ये अलग अलग जगह पढ़ाए जाते हैं। तो कंसेप्ट क्या था? सिर्फ इतना सा कि वेट ऑफ द सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी कांस्टेंट इन बोरोपिट एंड एमेंगमेंट। तो इस लाइन को सीख तो लिया मैंने, लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया। मतलब ये वो वाली बात भी तो हो गई, अगर ये नहीं करते हैं क्वेश्चंस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये वो वाली बात हो गई कि एक योद्धा को पूरे टाइम तक पढ़ाया गया कि देखो तलवार ऐसे चलाते हैं, वैसे चलाते हैं, इस तरह से कट करना होता है, ऐसे, मतलब सब सिखा दिया। और उसके बाद में जब वो फील्ड में पहुंचा तो सब पढ़ा हुआ था। अब पढ़ा हुआ था ये तो आप भी इमेजिन कर सकते हो और मैं भी इमेजिन कर सकता हूं कि बिना प्रैक्टिस के वो योद्धा योद्धा तो नहीं रहेगा, भले ही कितना ही अच्छा पढ़ा हुआ हो, वो वहां पे जाके टूटेगा जरूर। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चारों चीजें हैं जो कि आपको जरूरत है अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। एंड टू बी प्रिसाइज, ये वाले जोन के चलते मैं आपसे जरूर कहूंगा अगर आप गेट 2026 के लिए जा रहे हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पे बोलो, आप ये सोचोगे सर कि यहां तक हमने देखा है वीडियो और समझा है तो हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हमें करना है। अब इसमें आप अपने लेवल पे क्या दे सकते हो, तो किस तरह से हमें करना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले खुद अपने लेवल पे तैयारी कीजिए। कैसे? क्यों मैं बोलता हूं इस लाइन को? क्योंकि देखो, मैं जितने भी एग्जाम खुद अपने बेसिस पे निकाला या काफी बच्चों को मैं जो देखता हूं वो खुद अपने बेसिस पे भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगर पेपर में हम 30-40% मार्क्स को नहीं अचीव कर पा रहे, देन यू शुड फॉलो एनी गाइडेंस। तो इसमें मेरी गाइडेंस क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं कि मैं मेरे ही प्लेटफॉर्म यहां पे जो दिया है उसमें एक चीज पे सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं, सबसे ज्यादा मेरा फोकस होता है। इसी के लिए मैं रात दिन एक कर रखा है, क्योंकि वही एक ऐसी सिंगल ट्रिक है जिसके चलते मैं रिजल्ट्स हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में बच्चों से ऑब्टेन कर पा रहा हूं, एंड दैट इज कन्वेंशनल क्वेश्चंस। ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस सॉल्व करना और करवाना बहुत टफ टास्क होता है,
बट मेरे लिए बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत एंजॉय करता हूं, क्योंकि इसमें बच्चा पूरा खुद से सोचता है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं बैठ के, जितने भी मेरे यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, तो उन बच्चों के साथ में मजा होता है। मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं कहता हूँ कि आप चलो सॉल्व करो। उस समय उनकी एक एक की कॉपी पर्सनली चेक करते हैं, तब ये समझ में आता है कि बच्चा कितना, कहाँ, कैसे दिक्कत हो रही है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर आए हैं मेरे पास में तैयारी करने के लिए, जितने बच्चे भी हैं यहाँ पे, अब तो खैर काफी हो गए, लेकिन इन सभी बच्चों के साथ में एक कंडीशन जरूर थी कि सर कन्वेंशनल क्वेश्चंस कभी नहीं किए। इसलिए पहले पहले दिन जब जब बच्चे आते हैं तो वो बड़े डरे हुए रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते या नहीं बता पाते या स्टेप ही नहीं लिख पाते, इतना ही नहीं पता होता कि सर स्टार्ट कहां से करूं, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन ट्रस्ट में बेटा, उन बच्चों को धीरे धीरे करके जब डर खत्म होने लगा, उनको सिखाने लगे, या जैसे वो बच्चे जब धीरे धीरे करके समझाया गया, उनका डर खत्म किया गया, आज उनका एक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है कि सर टॉपिक आपने पढ़ाया, बढ़िया है, अच्छी बात है, पहले कन्वेंशन क्वेश्चन लाओ आप। सबसे पहली डिमांड उनकी यही होती है कि सर कन्वेंशनल क्वेश्चंस दीजिए, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस से उसके बाद में वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। हाँ, हो सकता है कि सोचने के लिए लगेगा कि सर इस बात को इतना ओपनली बता रहे हैं, हर कोई अपनी ट्रिक्स को नहीं बताता, मैं बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उसमें भी तो टाइम लगता है भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना और करवाना वो बहुत टफ टास्क है। और एक होता है वन वे कैसे, जैसे मैं ज्यादातर जब ऑनलाइन में होते हैं तो कहीं ना कहीं पे फील आ जाती है, ऑफलाइन में मेरे को ये वन वे वाली फील कभी नहीं आती है। इसमें बच्चे के मैं डाउट्स को उसके चेहरे पे बता सकता हूं कि बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रही है, तो हमें हेल्प करने दो। तो बच्चा भी फिर इस बात के लिए ऑनेस्टी के साथ में खेलता है कि हाँ सर दिक्कत हो रही है, आप मेरे को हेल्प करो। तो वो मुझे पता है वहां पे रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट आने के सबसे बड़े रीजन ही यही है कि वहां वो ये कन्वेंशनल वाला जो पोर्शन है मेरा सॉल्व करता है। और इसके लिए टू वे चाहिए। टू वे का मतलब क्या है, मेरा नहीं, आपका भी कंट्रीब्यूशन मुझे इसमें चाहिए होता है, तभी जाके होते हैं ये क्वेश्चन। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है सिर्फ मेरे पास ही है जादू से, नहीं। आप यूपीएससी के साइड पे जाके देखो, ईएससी, सीएससी और आईएफएस तीनों के कन्वेंशनल क्वेश्चंस फ्री में डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल है। एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है जो मिल भी जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व देम, राइट? वो चीज है। एंड व्हेन आई एम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू मॉनिटर एंड हु इज गोइंग टू टेक केयर इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट वे टू सॉल्व ए क्वेश्चन। सो ये सारे थॉट्स हैं, एंड दैट्स व्हाई जरूरत पड़ती है ऑफलाइन सेंटर्स की, ऑफलाइन क्लासेस की। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ में कहां पर कनेक्ट होता हूं, शाश्वती अपना प्लेटफॉर्म है, और इसमें सबसे पहले हम लोग देते हैं अपना 1 फॉर ऑल बैच। ये 1 फॉर ऑल बैच ऐसा है कि अगर कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए आ रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए, अपने ही प्लेटफॉर्म पे मुझे गेट में भी रैंक मिला है, मुझे ईएससी में भी रैंक मिला है, और आईएएस के लिए कन्वेंशनल, क्योंकि कन्वेंशनल पे इतना ध्यान दिया था इसलिए कन्वेंशनल के थ्रू स्टूडेंट्स ने आईएएस मेंस, आईएफएस मेंस उनको क्लियर किया, और इंटरव्यू में भी पहुंचे थे, कुछ रह गया, गड़बड़ हो गई, आई एग्री। उसके बाद में जेईएन के जितने भी एग्जाम्स थे वो सारे निकल गए, उसके लिए हम नहीं है, क्योंकि मेहनत इतनी ज्यादा हो जाती है रिगरसली। 8 महीने, मैं 8 महीने, 7 महीने मिनिमम है, बट 8 महीने में मान लेता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर होगा तो 8 महीने लग जाते हैं, बट 7 to 8 मंथ्स जो हैं डेडिकेटली यू शुड प्रिपेयर। कि जब भी यहाँ पे मेरे यहाँ पे बच्चा आता है तो मैं उसको ये बात जरूर कहता हूं कि बेटा आपको अगले 7 से 8 महीने डेडिकेटली मेहनत करना है और खुद के लिए करना है। सबसे बड़ी बात है, मैं जरूर चेक करता हुआ रहूंगा। तो ऑफकोर्स हम लोग इस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं कि उनका सारा एक एक दिन का आउटपुट मुझे दिखता रहे, क्वेश्चंस वगैरह मार्किंग है, उनके कंसेप्ट्स कैसे लिए प्रिपेयर होगा हम लोग। खैर ऑफकोर्स मैं अभी दिखा नहीं सकता कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों के लिए की जा रही है, तो उससे मुझे आउटपुट मिलता है। बट ये 1 फॉर ऑल बैच है जो ऑनलाइन में भी अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद में हम लोग कन्वेंशनल वर्कबुक्स है जो ऑफलाइन में देते हैं। ये टोटल 13 वर्कबुक्स हैं जो दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए रह गया, ये ऑनलाइन वाला है डिजिटल किताब, इसी का
ऑफलाइन में जो दिया जाता है वो हम लोग 13 बुक्स इसकी भी देते हैं। 13 सब्जेक्ट्स हो गए, 1 नॉन टेक में होता है, तो 13 कन्वेंशनल वर्कबुक देते हैं, 13 उनको ऑब्जेक्टिव वर्कबुक देते हैं, और उसके बाद में एक रिवीजन कोर्स भी दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जो कहते हैं ना लोरी वाला सेगमेंट है। तो मैं यही कहता हूं बच्चों से कि बेटा कुछ नहीं, जैसे आज हम लोगों ने OCF के 2 वीडियो बनाए हैं, कल और एक आज हो गया, तो अब ये 2 वीडियो हैं 20-25 मिनट के, दोनों 20-20 मिनट के 2 वीडियो हैं, उनको सुनो और पूरा सब्जेक्ट आपका डिटेल में रिवाइज हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू चेक एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में डेमो के लिए भी अवेलेबल है, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हो। कन्वेंशनल वर्कबुक के लिए भी अवेलेबल है, इनफैक्ट वो तो यूट्यूब पे मैंने दे भी रखा है, डिजिटल किताब के भी क्वेश्चंस है। हाँ, ये अपना प्रोग्रेसिव है, इसमें हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे करके हम टाइम के साथ साथ में वहां पर बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग आपके साथ में जब कनेक्ट होते हैं तो यहां पर आपके साथ में 8 to 9 मंथ्स या 7 to 8 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके साथ हम कनेक्ट होते हैं, और आपको ये जितनी भी चीजें मैंने जो पॉइंट आउट करी हैं उनको भी हम तैयार कराते हैं। हाँ, अगर आप अपने लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर जरूरत लगे तो हाँ, हम लोग आपका 7 to 8 मंथ्स के लिए आप उसके प्लानिंग करके मेरे पास आ सकते हैं। यहाँ पर पीजी वगैरह में भी रहने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और बाकी अपने पास में मैं तो हूँ ही सही यहाँ पे। तो अपना है, तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो दूर दूर से आए हुए हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं, और MP से भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी जगह से, एरिया से बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे टच में आ चुके हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं, जो कि अपनी जॉब को छोड़ के आए हैं, तो उनका डेडिकेशन देख के फिर लगा कि यार नहीं, ठीक है, ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इनको सच बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे फिर हमें फ़ायदा ये ज़रूर मिल रहा है कि हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हमने अभी ऐसा था कि इतना अच्छा बच्चों ने मेहनत किया है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम लोग एज ए टीचर, मैं यहाँ पर बच्चों के साथ में जो कनेक्ट होता हूँ, जो इनके साथ में मेहनत करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये कहना और ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स की सफलता में पूरा योगदान रहेगा वो हमेशा 99.99% उसी का होता है, क्योंकि रात दिन मेहनत तो वही कर रहा है। मेरा काम है 0.01%, बट मैं 0.01% पर हमेशा अपना मैक्सिमम या पूरा 100% ही देता हूँ। मैक्सिमम वर्ड भी गलत है, मैं 100% ही देता हूँ, और कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट भी हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बार बार उनको रिवाइज कराता हूँ, पूछता हूँ। सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक क्लास में माहौल क्रिएट करते हैं, तब जाकर मुझे चांस बनता है, मुझे उम्मीद बनती है कि हाँ, इन बच्चों से मुझे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ से आए हैं वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ही मेरे पास में आए हैं। कुछ बच्चे हैं जो कभी कभी डायरेक्टली आ गए, अदरवाइज काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो और जगह पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ चुके हैं। बट सभी का ये था, और सभी एक ही लाइन कहते थे, सर नोट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए हमारे पास में, हमको हमारे टीचर्स ने बोल दिया था आपका पूरा सिलेबस हो गया है, आपके क्वेश्चन सारे हो गए हैं, और आपके अब आप पेपर देने के लिए रेडी हो। बट मेरा इसमें लॉजिक ये रह जाता है कि यार, अगर आप इतने ही तैयार हो गए थे तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, राइट? और अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर आपने ये क्यों सोचा कि यार मेरा इसके बाद में मुझे और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है, या मेरा यहाँ पे हम लोग नहीं, मतलब अप टू द रैंक पे नहीं आए। क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे जो बच्चों के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां जितने भी बच्चे देखोगे, लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ पे 3 बच्चों ने IAS का मेंस लिखा है विद सिविल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, एंड वो डेडिकेशन है, चल रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है, नॉन टेक मैं नहीं पढ़ाता हूं, नॉन टेक के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप जिस भी जगह पे जाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो हम रिकमेंड करते हैं, वो मेरा नहीं होता रोल। बट सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप में ये मन बन चुका है कि यार मैं तो बस इसके लिए एग्जाम देना चाहता हूं, और कोई भी एग्जाम आ जाए, किसी भी तरह का एग्जाम हो, मुझे निकालना है, तो उसका कंटेंट कैसे, अपने कंटेंट पे ये क्वेश्चन मैं आते ही बच्चे से पूछता हूं कि बेटा आपने जो पढ़ा है, क्या उसको पढ़ने के बाद आप गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? किसी भी एक सब्जेक्ट का, किसी भी एक चैप्टर का, क्या उसी चैप्टर का जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका आप ESE के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? क्या आप JN लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? IN लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? या
कन्वेंशनल में ईएससी के कन्वेंशनल, सीएससी के कन्वेंशनल या आईएफएस के कन्वेंशनल है, क्या सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ स्टूडेंट्स का एक रिप्लाई होता है कि नहीं सर हमारे कन्वेंशनल तो कभी डिस्कस हुए नहीं। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि यार अच्छा स्टूडेंट को जरूरत यहां से है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें करनी होती है बैक एंड पे। ऐसे ही जादू थोड़ी ना है कि सिलेक्शन इतनी आसानी से मिल रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहां पर हम लोग बच्चों को टेक केयर करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बच्चों के साथ में कनेक्ट होते हैं और फिर उनके एक एक छोटी छोटी चीजों पे वर्क किया जाता है। कि आपको अगर जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू में नहीं बोला जाता, नहीं होगा, तो मैं कोई बात नहीं, क्लास में बुलवाते हैं, फिर उनसे बार बार वो बोलने में झिझक आती है तो उनको बताते हैं अच्छा इस वर्ड का आप ज्यादा यूज कर रहे हो, इसका नहीं करना है। क्योंकि मैं लास्ट डे ये नहीं चाहता कि वहां जाके पहुंचे और फिर बोले कि अरे आपने टाई का कलर अच्छा नहीं है, बाल की हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, बोलने में अच्छा नहीं। हमें ये तैयार करना है कि आपके कंसेप्ट को आपको डिलीवर कैसे कर रहे हो, रादर देन आप दिख कैसे रहे हो। दिखना मैटर कभी करता ही नहीं है, और ट्रस्ट में बेटा यूपीएससी में कभी नहीं करता है। सो इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग लाइक दैट, देन यू शुड बी रेडी टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द कंसेप्ट्स आर द बेसिक टू क्लियर एनी एग्जाम. Rest of the things are just decorative items, and we need not to follow or pay concentration or attention to all these decorative items. We should only go for main core, and that is concepts. तो concepts पे चलते हैं, रात दिन प्रिपेयर करो, और उसके साथ में फिर ये गेट का जो एग्जाम है उसको भी करते हैं। इसीलिए तो 13 बुक्स देते हैं, एक एक बच्चे को उसमें रगड़ के तैयार करवाते हैं कि करो सॉल्व, क्वेश्चंस है चेक करेंगे। हाँ, मजा बहुत आता है जब अगर नहीं आता तब पूरे पेज को कट करके गलत है वापस लिख के लेके आओ, मजा बहुत आता है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स बच्चे भी इस बात के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, सीख चुके हैं कि नहीं सर हमारी गलती है, हमें सीखना है, अगली बार उसका इंप्रूवमेंट होगा। तो ये चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि आपको ये सब चीजें करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इन सब चीजों के साथ में सरस्वती प्लेटफॉर्म पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। हमारा बैच जो अर्जुन बैच है, हमारा एक ही बैच चलता है अर्जुन बैच, और मैं हर साल यही कहता हूं बच्चों से कि जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उन सब में से ही अर्जुन ढूंढता हूं, और वो अर्जुन बैच है जो 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और उसी का नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये चीज भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स जितने भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल होते हैं वो साइकिल में चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 26 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें जो सब्जेक्ट उनको मिलेगा, तो बाकी के पुराने सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन है उनके पास में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं उनको जो ऑफलाइन में आते हैं। ऑनलाइन में सबको इंडिविजुअली परचेस करना होता है, बट ऑफलाइन में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो उससे वो पुराने सब्जेक्ट अगर होता है जरूरत तो वो भी पढ़ लेते हैं, कोई क्लास मिस होती है तो भी पढ़ लेते हैं, तो वो साइकिल उनको मिलती है। तो जिस सब्जेक्ट पे वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो जब दोबारा साइकिल से वो सब्जेक्ट आएगा उस दिन तक सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद में भी मैं छोड़ दूंगा, ऑफ कोर्स नहीं, उसके बाद में भी मैं टेक केयर करता हूं। इनफैक्ट हमारा बॉन्डिंग स्टूडेंट्स के साथ में यहां तक होता है कि अगर कोई बच्चा जैसे यूपीएससी में जब इंटरव्यू देने जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चे मेरे इंटरव्यू देने गए हैं उनमें से कुछ सेलेक्ट हुए कुछ नहीं हुए, तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले आखिरी कॉल जब करेंगे तब तक मैं वहां पर हूं, मैं रिसीव करता हूं, और निकलने के जस्ट बाद में जो पहला कॉल होता है वो भी मेरा ही होगा, तो वो हम रिसीव करते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा अब एंजॉय करो, अब कोई टेंशन नहीं है। तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें मेहनत करना होता है, हम बच्चों के साथ में अवेलेबल हैं, उनको रात दिन के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चों के डाउट्स कभी भी आ जाते हैं, तो वो है हम लोग उनके लिए टेक केयर करने के लिए। तो सरस्वती प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और गेट 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफलाइन के लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा सरस्वती क्लासेस, लोकेशन आ जाएगी, नंबर है नीचे उसमें दे रखा है, वहीं पे 9116333633 वहाँ से कांटेक्ट करोगे, वो मेरे पास में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो उसके बाद में हम लोग फिर कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।